हेलो गुड वन गाइस। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 के यानी होम साइंस की बुक का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो उसके क्वेश्चन आंसर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रोगाणु किन किन विभिन्न माध्यमों द्वारा फैलते हैं। चलिए देते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर ये रहा है, रोगाणु विभिन्न माध्यमों द्वारा स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। एक विशेष जाति के रोगाणु से एक विशेष रोग होता है। रोगाणु निम्नलिखित प्रकार से रोगी मनुष्य के स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। आए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। संप्राप्ति काल का क्या अर्थ है? ये रहा इसका आंसर। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात रोगाणु शीघ्रता से संख्या में बढ़ने लगते हैं और एक निश्चित काल में ये रोगाणु इतने प्रबल हो जाते हैं कि रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। रोगाणु के शरीर में प्रवेश से लेकर रोग के लक्षण प्रकट होने तक के समय को संप्राप्ति काल कहते हैं। हो गया इसका आंसर कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट को। देखिए, हमसे तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, संक्रमण काल से क्या अभिप्राय है? ये रहा इसका आंसर। एक रोगी व्यक्ति एक निश्चित समय तक रोग फैला सकता है। यह काल जिसमें एक रोगी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में रोग फैला सकता है, इसे संक्रामक काल कहते हैं। अब आए हम प्रश्न नंबर 4 पर। वायु जल संपर्क व कीड़े द्वारा फैलने वाले रोगों की एक सूची बनानी है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो पहले वायु से फैलने वाले रोग हैं खांसी, जुकाम, काली खांसी, खसरा, चेचक, कनपेड़, क्षय रोग, कटहेड़ी रोग, डिप्थीरिया आदि। फिर हैं जल से फैलने वाले रोग हैं अतिसार, हैजा, मियादी बुखार आदि। ठीक है। फिर है तीसरा, संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग, आँख दुखना, रोहे, दांत खुजली आदि। तो इसको करते कैसे हैं हम इसकी 3 कॉलम बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आप जल लिख लीजिएगा, यहाँ वायु और यहाँ पर संपर्क लिख लीजिएगा। ठीक है। तो जैसे इसका जल का पहला है, जल से फैलने वाले रोग हैं हमारा, हैजा डाल दिया मैंने यहाँ पर। फिर वायु से फैलने वाला खांसी डाल दिया। फिर संपर्क से फैलने वाला रोहे डाल दिया मैंने। ठीक है। ऐसे ही आप इसका आंसर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 को हम देखेंगे। यहाँ पर खसरा रोग से ग्रस्त बच्चों के परिचर्या एवं उपचार कैसे करने चाहिए? ये रहा इसका आंसर। रोगी को एक अलग स्वच्छ एवं हवादार कमरे में रखना चाहिए। कमरे के फर्श को जीवाणु द्रव्य फिनाइल जैसे से साफ करना चाहिए, जिससे जीवाणु वायु में ना मिल सके। दूसरा है, रोगी को हवा के झोंके एवं ठंड से बचाकर रखना चाहिए, अन्यथा नमोनिया होने का भय रहता है। तीसरा है, रोगी को फलों का रस, हल्का भोजन खाने को देना चाहिए तथा पीने के लिए हल्का गर्म पानी देना चाहिए। चौथा, रोगी के वस्त्र, बर्तन तथा अन्य जो चीज़ें हैं उन सभी वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। अब इसको ठीक से देख लीजिए, फिर कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। इसके बाकी के बचे हुए टॉपिक है खसरा वाले के। तो ये है वो, रोगी के थुकादी व उतरी हुई पपड़ी को जलाकर नष्ट करना चाहिए, जिससे जीवाणु जो है हवा में ना फैल सकें। छठा है, रोगी को कम से कम 3 सप्ताह तक परिचारक अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, ताकि खसरा ना फैले। और खसरे की रोकथाम के लिए बच्चों को 9 से 12 महीने की उम्र के बीच खसरे के बचाव का टीका लगवाना ज़रूर चाहिए। प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा गया, अतिसार होने के मुख्य कारण क्या हैं? ये रहे अतिसार होने के मुख्य कारण। अतिसार रोग के रोगाणु अस्वच्छ दूध, गले सड़े फलों में पलते हैं। जब बच्चों को ऊपरी दूध पिलाया जाता है और सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता तो बच्चे अतिसार से ग्रस्त हो जाते हैं। विशेषकर दूध की बोतल और निप्पल गंदा होने के कारण बच्चों को यह रोग जल्दी घेरता है। दूसरा है, अस्वच्छ वातावरण के कारण दूषित जल व भोजन से अतिसार के रोगाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करने लगते हैं। तीसरा है, कुपोषण के कारण व्यक्ति की रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और पाचन शक्ति भी क्षीण हो जाती है, जिससे वह अतिसार से शीघ्र ही ग्रस्त हो जाते हैं, नहीं जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं आराम से। फिर ये रहा 7वां प्रश्न, अतिसार से ग्रस्त रोगों को अतिसार से ग्रस्त रोगी होते हैं उनको किन किन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए? ये रहा इसका आंसर। अतिसार में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ से परहेज रखना चाहिए। पहला, हरी पत्तेदार सब्जियां। दूसरा, मोटे छिलके व बीजों वाले फल। तीसरा, तले व खाद्य पदार्थ। चौथा, मिर्च मसाले। और 5वां है, चटनी व अचार से हम लोगों को परहेज रखना चाहिए, जिन लोगों को अतिसार हो जाता है। इसको आप देख सकते हैं आराम से।
अब आए प्रश्न नंबर 8 पर। आँख दुखने के कारण तथा इसके बचाव क्या है। आँख दुखने का कारण बताना है और आपको बचाव बताने हैं। देखते हैं इसका आंसर। पहले आप ये लिखेंगे, यह रोग बच्चों में अधिक होता है और इसके मुख्य कारण व्यक्तिगत एवं वातावरण की अस्वच्छता है। आँख में धूल व गंदगी पड़ने से यह रोग होता है और संपर्क द्वारा भी ये फैल जाता है। तो इसका दूसरा पार्ट अभी बताऊंगी मैं आपको। ये है 8 का सेकंड पार्ट। ये रहा, रोगी को अस्वच्छ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, मतलब रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। और फिर ये है, आँखों को स्वच्छ शीतल जल से धोना चाहिए। और तीसरा है, यदि संभव हो तो रोगी की आँखों पर चश्मा लगाना चाहिए। अब आ रहे हैं 9 पर हम। प्रश्न नंबर 9 पर, मलेरिया रोग का क्या कारण है। ये हमारा इसका आंसर मैंने आपको शॉर्ट में दिया है, अगर आप चाहें तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर जैसे होते हैं ना कुछ बच्चे जिनको याद नहीं होता ज़्यादा, तो आप ये भी लिख सकते हैं। जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटते हैं तो इनके लार द्वारा परजीवी उस व्यक्ति के रक्त में प्रवेश करके उसे रोगी बना देते हैं और रक्त में इनकी संख्या बढ़ती रहती है। और जब मच्छर रोगी को काटता है तो ये परजीवी मच्छर के पेट में चले जाते हैं और पनपने लगते हैं। इस प्रकार सूक्ष्मजीवी का जीवन चक्र चलता रहता है और इनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैंने इसको पॉज कर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब हमारा है सबसे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का। मलेरिया रोग के लक्षण व बचाव के उपाय क्या क्या हैं। पहले आप ये लिखेंगे, लक्षण, रोगी के शरीर तथा सिर में दर्द होगा। दूसरा, रोगी का जी मचलाता है और उसे उल्टी होती है। तीसरा, रोगी को सर्दी लगकर तेज ज्वर आता है यानी बुखार आता है। चौथा, बुखार उतरते समय पसीना आता है। ठीक है। फिर ये है सेकंड वाला, आपको ये लिखना है। फिर ये रहा, मलेरिया रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, अंततः मच्छरों को नष्ट करके इस रोग से बचा जा सकता है। मैं इसको वो करके दिखला देती हूँ, इसको अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। इस चैप्टर में थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताया गया है, मैं आपको ये दिखला देती हूँ। अगर हो सके तो आप इसे अपनी कॉपी में बना लीजिए। टीका कब लगवाना चाहिए और कौन सा टीका लगवाना चाहिए। तो जन्म पर पता है आपको BCG का टीका लगता है और 1.5 महीने की उम्र में DPD का पहला टीका और पोलियो की पहली खुराक लगती है। फिर 2.5 महीने की उम्र में DPD का दूसरा टीका और पोलियो की दूसरी खुराक। फिर 3.5 महीने की उम्र में DPD का तीसरा टीका और तीसरी खुराक लगती है। फिर 9 महीने की उम्र में खसरा का टीका लगता है। फिर यहाँ पर 1.5 साल और 2 साल के बीच की उम्र होती है ना, तब वहाँ DPD का पूरा बूस्टर और पोलियो का पूरा बूस्टर की खुराक दी जाती है। फिर यहाँ पर हमें नोट दिया गया है, रोगों की सुरक्षा के लिए नियमित समय पर टीका लगवाना व पूरी खुराकें देना आवश्यक है। किसी कारणवश यदि कोई टीका लगवाने में देर हो जाए तब भी वह टीका डॉक्टर के परामर्श अनुसार अवश्य लगवाना चाहिए। तो आप इसको देख लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू आवर चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।